Hello everyone, welcome to Sleepy Classes platform. So UPSC Prelims 2025 is over and here I am to discuss the Indian History, Art and Culture portion with you. So अगर हम Indian History, Art and Culture की बात करें तो आप देखेंगे in total there were 16 questions और इन 16 questions में भी अगर हम देखें तो आपके 8 questions जो हैं वो modern history से थे, यानी कि modern history जो है it has made a comeback this year. मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप देखिए आपके जो 5 क्वेश्चंस हैं वो इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड टू बी मोर स्पेसिफिक गांधीयन फेज के जो आपके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है एंड जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है वहां से पूछे गए थे. इसके अलावा आपके 3 क्वेश्चंस जनरल मॉडर्न हिस्ट्री से, जिसमें बेसिकली 2 क्वेश्चन आपके सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट एंड एक क्वेश्चन जो है वो आपका अराइवल ऑफ यूरोपियंस जो हैं उसमें से लिया गया है. सो अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे 2 क्वेश्चन जो हैं वो हाई डिफिकल्टी लेवल के थे, एक क्वेश्चन जो है वो मीडियम डिफिकल्टी लेवल का था और मीडियम हमने इसलिए रखा है क्योंकि वहाँ पे आप 2 ऑप्शंस में जाकर के फंस जा रहे हैं. ठीक है, यू आर गेटिंग स्टक इन 2 ऑप्शंस. एंड इजी की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि है ना आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेटिवली इजी थे, आप आसानी से कर सकते थे. आपने अगर कोई भी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हैं, एनसीईआरटीज़ की हैं, आप किसी क्लासेस का हिस्सा रहे हैं या स्लीपी का आपने अगर रैपिड और क्रैश कोर्स भी ज्वाइन किया है तो भी आप उन्हें आसानी से कर सकते थे. राइट, सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ से 5 क्वेश्चंस पूछे गए, 5 क्वेश्चंस इन टोटल एंड सभी के सभी जो हैं डिफिकल्टी लेवल वाइज काफ़ी ज़्यादा ईजी थे. मिडाइवल हिस्ट्री से केवल एक क्वेश्चन पूछा गया और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ये इंपीरियल चोलास से पूछा गया था. काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, तो इसको भी ईजी कैटेगरी में रखा है. आर्ट एंड कल्चर से केवल 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आप देखोगे कि एक क्वेश्चन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वहाँ पे जो आपका ब्रॉन्ज स्कल्पचर है डांसिंग गर्ल का, उससे क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. एंड एक क्वेश्चन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट है, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए एक नॉट सो वेल नोन पर्सनैलिटी से पूछा गया. दो जो लोग म्यूजिक सीखते हैं उनको पता होगा, लेकिन मे बी यूपीएससी एस्पायरेंट्स आर नॉट दैट वेल अवेयर अबाउट हिम. सो ये डिफिकल्ट है ना. तो इन टोटल अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि देयर वर 3 क्वेश्चंस विच वर ऑफ हाई डिफिकल्टी लेवल, 2 फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड 1 फ्रॉम योर आर्ट एंड कल्चर. राइट, अगर हम मीडियम क्वेश्चंस की बात करें तो 2 क्वेश्चंस हैं. इसमें आपके दोनों ही क्वेश्चन जो हैं वो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से हैं एंड बाकी जो आपके 11 क्वेश्चंस हैं आउट ऑफ 16 दे फॉल इन द इजी कैटेगरी, इजीली डूएबल हैं, है ना. तो यहाँ से हमें क्या समझ में आया कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से 8 क्वेश्चंस थे, हाफ ऑफ दी क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर वर फ्रॉम दी मॉडर्न हिस्ट्री पोर्शन. यू कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी ऑफ दी पोर्शंस. पिछले 1-2 साल में मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे. बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि मॉडर्न हिस्ट्री छोड़ दो, वहां से क्वेश्चन नहीं आएंगे, है ना. सो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि कोई भी सेक्शन आप कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते, चाहे एंशिएंट हो, मिडाइवल हो, आर्ट एंड कल्चर हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो. सभी सेक्शंस पे एक डिसेंट कमांड आपका होना चाहिए. इसी तरीके से कोई सब्जेक्ट आप कंप्लीटली नहीं छोड़ सकते, सभी सब्जेक्ट्स पे आपका एक डिसेंट कमांड होना चाहिए. हाँ, हो सकता है कोई पर्टिकुलर पोर्शन या टॉपिक आपका ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कुछ थोड़ा कमज़ोर होगा, लेकिन हाँ एक डिसेंट लेवल हमें चाहिए होता है. राइट, ये एक बात है. दूसरा आप यहाँ पर क्या देखोगे, अगर हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस की हम बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी इंक्रीज हुए एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर. एंड लास्ट ईयर के कंपैरिजन में अगर हम इंडियन हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस को देखें तो दे वर रिलेटिवली इजी दिस टाइम. 16 में से 11 इजीली डूएबल है ना. और जैसे कि आप देख पा रहे हैं 5 क्वेश्चंस वर इन दी हाई टू मीडियम डिफिकल्टी कोटा. राइट, सो दिस इज इट. एंड बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं सेट बी के अकॉर्डिंग हमने हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं उनकी आंसर की जो है एंड डिफिकल्टी लेवल, किन सोर्सेज से आप इन्हें कवर कर सकते थे, उनको भी यहाँ मेंशन कर दिया है आपके रेफरेंस के लिए. यू कैन जस्ट गो थ्रू इट, है ना. यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस. नाउ हम यहाँ पे एक एक करके जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करना शुरू करते हैं. सो आप यहाँ पे देखेंगे कि सेट बी का जो क्वेश्चन नंबर 21 है, अगर ब्रॉडली हम देखें तो आप देख पा रहे हैं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट से है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट. एंड ये क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, आपने बिपिन चंद्रा पढ़ा है ना, या फिर आपने अगर स्पेक्ट्रम पढ़ा है, कोई क्लासेस अटेंड की है,
क्वेश्चन सॉल्व किया, आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना सकते थे। सो क्वेश्चन जो है वो राजा राममोहन रॉय के पर्टेनिंग है। क्या पूछा गया है यहाँ पे कि राजा राममोहन रॉय जो हैं उनका जो ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स है ऑफ द ईस्ट, उनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा प्यार रहा, काफ़ी ज़्यादा स्नेह रहा, काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट रहा। दूसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि राजा राममोहन रॉय चाहते थे कि उनके जो कंट्रीमैन हैं दे शुड बी रैशनल, दे शुड फॉलो अ साइंटिफिक अप्रोच, इसी के साथ में ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन एंड विमेन, इस पर भी इनका फोकस रहा। आप देखेंगे दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं और हमसे पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज सी, द करेक्ट आंसर ओवर हेयर इज सी। सो आप देखेंगे कि राजा राममोहन रॉय जो हैं ये मोनोथिज्म में विश्वास करते थे, है ना, मोनोथिज्म में विश्वास करते थे। ही वॉज अगेंस्ट आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, रिचुअल्स के खिलाफ थे, पिलग्रिमेज के खिलाफ थे, प्रीस्टली क्लास, मिडिल मेंस के अगेंस्ट थे। लेकिन हाँ, जो आपकी ट्रेडिशनल फिलोसॉफिकल सिस्टम्स हैं ईस्ट के, जैसे कि अगर हम बात करें वेदांता फिलॉसफी की, हम यहाँ पर बात करें आपके जो वेद हैं उनकी, तो आप देखेंगे उनके अंदर इनकी है ना विशेष रुचि रही, इंटरेस्ट रहा। इनफैक्ट इन्होंने इनको बंगाली में भी ट्रांसलेट किया ताकि मैक्सिमम लोग है ना हमारे उपनिषद में क्या लिखा है, वेदांतास में क्या लिखा है, वेद में क्या लिखा है उसे जान पाए। तो दो ही वॉज अपोज्ड टू रिचुअलिज्म, सुपरस्टिशियस बिलीव्स, है ना, डोगमाज, all these things, but he had immense amount of respect and love for the traditional philosophical system of the East. The statement 1 is correct. स्टेटमेंट सेकंड की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि राजा राममोहन रॉय जो हैं इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस कहा जाता है, राइट, फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, भारत में पुनर्जागरण के जनक। तो आप देखेंगे यस, ही वॉज फोकस्ड ऑन रैशनलिज्म, साइंटिफिक अप्रोच, ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी, और इनके द्वारा जो ब्रह्म समाज शुरू किया गया उसके आइडियल्स में भी आपको ये सब प्रैक्टिसेस देखने के लिए मिलेगी। दे वर बेसिकली कंपेनिंग फॉर इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वीमेन, है ना, सॉरी, इक्वल राइट्स फॉर वीमेन, है ना, ऑल्सो प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वीमेन। नॉट ओनली दिस, आप देखेंगे कि ही कैंपेन्ड फॉर सती बेन एंड ही वॉज क्वाइट सक्सेसफुल, राइट। हम देखते हैं कि इसके बाद में सती प्रोहिबिशन एक्ट जो है उसको बंगाल के अंदर शुरू किया गया था इन 1829। तो ये सारी बातें जो हैं ये आपको थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान रखनी है, और आप देखेंगे बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, सो सी इज द आंसर। डिटेल में आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं 22 एज पर सेट बी, और यहाँ लिखा गया है कि जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम है उसके रिस्पेक्ट में आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं। आपको बताना है कि जो ऊपर आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से क्या क्या नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम के पार्ट थे। हाउ मेनी ऑफ द अबोव आर पार्ट्स ऑफ नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम? बॉयकॉट ऑफ लॉ कोर्ट्स एंड फॉरेन क्लोथ, ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, रिटेंशन ऑफ टाइटल्स एंड ऑनर्स विदाउट यूजिंग दम इन पब्लिक, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत फॉर सेटलिंग डिस्प्यूट। अब देखो नॉन कोऑपरेशन की बात हो रही है, अगर आप लॉजिकली भी देखें तो आप देखेंगे कि नॉन कोऑपरेशन इन एवरी सेक्टर। सो यहाँ पे इनकी जो काउंसिल्स हैं उनको बॉयकॉट किया जाए, इनके जो कोर्ट्स हैं उनको बॉयकॉट किया जाए, जो इनके पुलिस थानाज हैं उसको बॉयकॉट किया जाए, इनकी जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, है ना, उनको बॉयकॉट किया जाए। सो सबको बॉयकॉट करने की बात हो रही थी, एंड येस द स्पेशल फोकस वाज ऑन बॉयकॉटिंग फॉरेन क्लोथ, राइट। तो आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट स्टेटमेंट तो फॉर श्योर करेक्ट है, बहुत ही लॉजिकल है। एंड येस अगर आप स्पेसिफिकली देखें तो आप देखेंगे कि पंचायत जो हैं उनको एस्टेब्लिश किया गया था और कहा गया था कि जितने भी पेटी डिस्प्यूट्स हैं उनको पंचायत के वाया रिजॉल्व किया जाए रेदर देन गोइंग टू दी इंग्लिश कोर्ट्स। आप देखेंगे गांधी जी का जो सत्याग्रह का टेक्निक है उसका कोर क्या है? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। और आपको पता भी होगा कि चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद में गांधी जी जो हैं उन्होंने दो बहुत कोई हाई लेवल की वायलेंस नहीं थी, बट गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विदड्रॉ कर लिया था। तो आप देखेंगे ऑब्जर्वेंस ऑफ स्ट्रिक्ट नॉन वायलेंस, दिस शुड आल्सो बी करेक्ट। नाउ ये जो रिनाउंसिंग ऑफ द टाइटल्स एंड ऑनर्स है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर आप आराम से अपने है ना स्पेक्ट्रम को पढ़ें या फिर आप हमारी क्लास का स्क्रीनशॉट देख सकते हैं प्रीलिम्स क्रैश कोर्स में पढ़ाते हुए,
या बहुत आसानी से लिखा हुआ है रिनंसिएशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स। इसके अलावा आप यहां देख सकते हैं आपके बेसिकली स्पेक्ट्रम का जो स्क्रीनशॉट है उसमें भी बहुत अच्छे से लिखा हुआ है रिनंसिएशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑनर्स एंड टाइटल्स, है ना। सो आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो थर्ड है वो इनकरेक्ट है। सो हाउ मेनी आर करेक्ट? 3। सी शुड बी आवर आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज डायरेक्टली फ्रॉम PYQ। सो आप देखेंगे कि 2016 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। लेट मी शो यू द क्वेश्चन। This was the question. With reference to economic history of the medieval India, the term Araghatta refers to bonded labor, the land grants made to the military officers, water wheel used in irrigation of land, wasteland converted to cultivable land। और आपको पता होगा अगर आपने PYQs किए हैं कि इसका करेक्ट आंसर है C, आराघट्टा इज नथिंग बट दी पर्शियन व्हील, है ना, पर्शियन व्हील। आप देखिए यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से अपने गुप्ता पीरियड की जो ट्रेड एंड इकॉनमी है उसके अंदर भी आपको ये बताया हुआ है ना। सो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे रैपिड रिविजन का ही पार्ट है। सो आराघट्टा इज बेसिकली दी पर्शियन व्हील, और यहाँ पर क्या किया जाता है, एक व्हील है और उसके जो रिम है उस पर काफ़ी सारे पॉट्स जो हैं वो टाइड होते हैं, और आप देखोगे कि यहाँ पर बेसिकली पुली मेथड का इस्तेमाल करते हुए वाटर जो है उसको वेल से ड्रॉ किया जाता है एंड इरिगेशन के लिए यूज़ किया जाता है। नाउ अगर हम अपने इन ऑप्शंस को देखें तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, लार्ज वाटर बकेट नहीं, आराघट्टा में घट जो है वो बेसिकली किसके लिए है, पॉट्स के लिए है ना, पॉट। तो आप यहाँ देखेंगे ये नहीं हो सकता। वाटर बैग मेड ऑफ लेदर पुल्ड ओवर अ पुली, ये नहीं हो सकता, वाटर बैग नहीं है, इट वॉज बेसिकली पोर्ट्स, है ना। सो यहाँ पे क्या है, अ लार्ज अर्दन पोर्ट ड्रिवन बाय बुलॉक्स, केवल एक सिंगल अर्दन पोर्ट जिसको बुलॉक्स जो है वो लेके जा रहे हैं। नो, द करेक्ट आंसर इज बी, अ लार्ज व्हील विद अर्दन पोर्ट्स टाइड टू द आउटर एंड्स ऑफ इट्स स्पोक्स, है ना। सो आराघट्टा वॉज बेसिकली अ डिवाइस फॉर इरिगेशन एंड दिस इज नथिंग बट द घट यंत्र और दी पर्शियन व्हील एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड बीट। सो PYQs की इंपॉर्टेंस यहां पर अंडरस्कोर हो जाती है, राइट। अगले सवाल पे चलते हैं, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आप तमिलनाडु की जो स्टेट बोर्ड की बुक है उसको फॉलो करते हैं, या आप NCERTs को फॉलो करते हैं, या आपने अगर स्लीपी क्लासेस के क्रैश कोर्स को ज्वाइन किया था, या आपने हमारे रैपिड को ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर भी हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है। सो यहाँ कहा गया है कि एंशंट इंडिया में वो कौन रूलर थे जिन्होंने मट्ट विलास, विचित्र चित्त, गुणाभरा इन टाइटल्स को अज्यूम किया। आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, द आंसर इज महेंद्र वर्मन फर्स्ट, है ना। इन्हें चित्रा करापुली कहा जाता है, ही इज द टाइगर अमंग दी आर्टिस्ट। आपको पता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट जो है उन्होंने संस्कृत में मट्ट विलास प्रहासनम ये टेक्स्ट जो है उसको लिखा है, जिसमें उन्होंने कपालिकाज और जो आपके जैन एंड बुद्धिस्ट या जो बाकी हेटेरोडॉक्स सेक्स के मॉन्क्स हैं उनका मजाक उड़ाया है, उन पे सटायर लिखा है। सो द करेक्ट आंसर इज महेंद्र वर्मन फर्स्ट। अगर आपने यहाँ पर हमारे क्रैश का कोर्स लिया था तो उसमें भी मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ भी है मट्ट विलास प्रहासनम, मट्ट विलास प्रहासनम, यहाँ लिखा हुआ है चित्रकरापुली, है ना। तो हमने क्लास में भी इसको डिस्कस किया है। अब ये इतना खिचड़ी नहीं था, बट हाँ जब स्लाइड खत्म हुई तो इस तरीके से थोड़ा सा हौच पौच हो गया, बट येस। सो वी हैड डिस्कस्ड, है ना, दिस। यहाँ भी लिखा हुआ है, देखो महेंद्र वर्मन फर्स्ट, चित्रकरापुली उनको कहा जाता है, ही इज द टाइगर अमंग दी आर्टिस्ट। सो आप देख सकते हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड द आंसर इज ए, महेंद्र वर्मन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, आई थिंक बच्चा भी कर लेगा अब तो, 7th 8th वाला। सो पूछा है कि फाहियान जो चाइनीज पिलग्रिम थे वो भारत किसके रूल के दौरान आए, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त। नाउ इसका जो आंसर है वो है बी, चंद्रगुप्त सेकेंड। और आप यहां पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि फाहियान जो है ही डज नॉट मेंशन नेम ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड इन हिज अकाउंट्स, बट हाँ
फाहियान जब भारत आए उस टाइम पे अगर हम देखें कंटेम्प्रेरी रूलर को तो वो चंद्रगुप्त सेकंड थे। तो कहा जाता है फाहियान जो हैं वो चाइनीज बुद्धिस्ट स्कॉलर थे और भारत आने का उनका जो मकसद था वो था कि जो ओरिजिनल बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैं, सेक्रेट टेक्स्ट हैं, उनको कलेक्ट करना, उनको चाइनीज़ में ट्रांसलेट करना, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो ओरिजिनल बुद्धिस्ट टीचिंग्स जो हैं उनको जान पाए, उनको फॉलो कर पाएँ। सो ही वॉज नॉट मच इंटरेस्टेड इन दी पॉलिटिकल इवेंट्स और शायद यही रीज़न रहा कि उन्होंने चंद्रगुप्त सेकेंड जो है उनका स्पेसिफिकली नाम कहीं पर भी अपने अकाउंट में मेंशन नहीं किया है। बट हाँ, फाहियान जिस समय भारत आए, है ना, और चंद्रगुप्त सेकंड का जो रेनिंग पीरियड है, रूलिंग पीरियड है, दे आर बेसिकली कोइंसाइडिंग। सो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड जो हैं उनके समय भारत आए। आपका आंसर हुआ बी। ठीक है, आपका आंसर हुआ बी। क्रैश कोर्स में भी आपको अच्छे से पढ़ाया है, वैल्यू एडिशन में भी आपके साथ में कंटेंट शेयर किया था सभी फॉरेन ट्रैवलर्स का, एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न पीरियड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे 4 रूलर्स का नाम दिया गया है। अमोघ वर्ष फ्रॉम राष्ट्रकूटा फैमिली, प्रताप रुद्रदेव ऑफ द काकात्यास, राजेंद्र फर्स्ट ऑफ द चोलास एंड विष्णुवर्धन ऑफ द होयसालास। सोचिए, इतना स्पेसिफिकली कि डायनेस्टीज भी मेंशन कर दिए और आपसे क्या कहा गया है कि आपको बताना है कि इनमें से वो कौन रूलर थे जिनके द्वारा श्रीविजय एम्पायर के अगेंस्ट एक सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन जो है उसको लीड किया गया। तो द आंसर इज राजेंद्र फर्स्ट चोला। दरअसल आप देखोगे कि इंपीरियल चोलास के जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, उनको श्रीविजय के जो मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, वो फ्रीली ट्रेड नहीं करने दे रहे थे, उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे। सो इसी सिलसिले में आप यहाँ पर क्या देखोगे, आप देखोगे कि ही लेड अ मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट दी श्रीविजय किंगडम और यहाँ के रूलर को भी उन्होंने हराया था और अपनी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर किया था। सो बहुत आसानी से आप ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक, तो क्लास में भी आपको पढ़ाया है, दी आंसर इज राजेंद्र फर्स्ट, जिनका रूलिंग पीरियड जो है वो 1012 से 1044 के बीच में रहा। ठीक है, सो ये देखिए क्रैश कोर्स में हमने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है, राइट। नाउ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको हमने मीडियम डिफिकल्टी लेवल में रखा है एंड वैसे इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाँ फिर भी आप 2 ऑप्शंस में यहाँ पे फंस सकते हैं। सो इसको मीडियम कैटेगरी में मैंने रखा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पे लिखा है विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया 600 to 322 BC। सो बेसिकली यहाँ पर बात हो रही है आपके पोस्ट वैदिक पीरियड की या फिर आपके महाजनपदा पीरियड की। आपसे कहा था मैप वर्क में महाजनपदास जो है उनको अच्छे से करके जाइएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना, क्लास के अंदर भी आपको एक एक महाजनपद जो है वो बहुत अच्छे से यहाँ पर करवाया हुआ है, जिसके बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, सो ये रैपिड रिविजन के स्क्रीनशॉट्स हैं। क्या करें ना, मार्केट में वैलिडिटी प्रूव करनी पड़ती है वरना कोई मानता नहीं है, आजकल हर कोई क्लेम करता है। एनी हाउ, चलिए, सो अस्माका महाजनपद की स्पेशलिटी क्या है, जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि अस्माका महाजनपद जो है इट वॉज द ओनली महाजनपदा विच वॉज साउथ ऑफ द विंध्यास। और हमने आपसे कहा था कि इसकी जो कैपिटल है प्रतिष्ठान या पेठान, है ना, इट वॉज बेसिकली लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ गोदावरी। और आपको पता है यही प्रतिष्ठान पेठान आगे चल के सातवाहनास की भी फर्स्ट कैपिटल बनती है। सो अगर आपको अस्माका महाजनपद की लोकेशन का आइडिया होता, इसकी कैपिटल का लोकेशन का आइडिया होता, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते थे कि आपका फर्स्ट पेयर जो है वो करेक्ट है। नाउ सबसे सिंपल कौशल की तरफ चलते हैं। आपको पता है कौशल महाजनपद जो है यहाँ पे अयोध्या एंड आपका श्रावस्ती, ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज थी और हमें पता है अयोध्या जुड़ी हुई है भगवान राम के साथ में, और जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं तो हम सरयू नदी के बारे में पढ़ते हैं। सो कौशल एंड सरयू ये भी करेक्ट लग रहा है। नाउ व्हाट एल्स, आप यहाँ देखेंगे कि ओनली 1 करेक्ट तो आपका आंसर नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि 2 तो पक्का ही करेक्ट है, फर्स्ट और फोर्थ पेयर तो करेक्ट है। नाउ कमिंग टू दी सेकेंड वन, कंबोज विपासा। हो सकता है यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाए, क्योंकि आपको ये हो सकता है पता हो कि अगर हम कंबोज महाजनपद की बात करें तो ये तो पता है कि ये आपके नॉर्थ वेस्ट में है, बट ब्यास या विपाशा यहाँ से पास होती है या नहीं, एग्जाम के माहौल में थोड़ी टेंशन हो सकती है, मैं ये बोल रही हूँ, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट हाँ। सो इसके अभी के लिए इसको क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अवंती एंड महानदी की, आप खुद सोचिए यार, महानदी ओडिशा में है, अवंती महाजनपद आपके मालवा रीजन में था,
जिसकी कैपिटल उज्जैन है। सो ये पेयर फॉर श्योर करेक्ट नहीं है या इनकरेक्ट है। तो ऑल 4 भी करेक्ट नहीं हो सकते। हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। सो ए और डी तो हमारा आंसर फॉर श्योर नहीं है, इधर आर आंसर विल बी बी और सी। नाउ मैं आपको बता देती हूँ, कंबोज बहुत ज़्यादा नॉर्थ वेस्ट में है, ब्यास या विपाशा नदी वहाँ से पास नहीं होती, तो सेकंड जो है वो आपका इनकरेक्ट है। सो दो पेयर्स आपके इनकरेक्ट हैं, सेकंड एंड थर्ड, एंड फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हुआ बी, आई गेस, है ना, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको, बाकी आप आराम से यहाँ पढ़ लीजिएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, एंड मुझे ये पेपर का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा। ठीक है, सो आप देखेंगे कि 2022 में द हिंदू में विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती जो है उस पर एक आर्टिकल छपा था, जो आप यहाँ देख पाएंगे, और यहाँ पे विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो है उनके बारे में बातचीत की गई है, लेकिन हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस सोर्सेस में यहाँ पर इसको नहीं पढ़ा है, तो मैंने इसको हाई डिफिकल्टी लेवल पे रखा है, एंड आई थिंक आप सब लोग इस बात से अग्री करेंगे। सो पूछा है कि जो फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय है, जो कि एक म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल थी, उसको 1901 में विष्णु दिगंबर पलुस्कर के द्वारा कहाँ पर स्थापित किया गया था। काफी स्पेसिफिक क्वेश्चन। सो द करेक्ट आंसर इज डी, लाहौर। तो विष्णु दिगंबर पलुस्कर जो हैं, ये आपके हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, और आप देखेंगे कि अपना जो ख्याल स्टाइल ऑफ म्यूजिक है, ध्रुपद, है ना, इनके लिए काफ़ी ज़्यादा जाने भी जाते हैं। और म्यूजिक ट्रेनिंग स्कूल के रूप में फर्स्ट गंधर्व महाविद्यालय है, इन्होंने 1901 में लाहौर में एस्टेब्लिश किया, द हिंदू के आर्टिकल की अगर हम माने तो। एंड आप देखोगे कि इसके बाद में लेटर ऑन गंधर्व महाविद्यालय जो है इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया, एंड इनकी डेथ के बाद में दिल्ली में भी गंधर्व महाविद्यालय की एक ब्रांच जो है इसको शुरू किया गया इन 1939 बाय पंडित विनय चंद्र मोदगल्य। ठीक है, तो यहाँ से लर्निंग यही है कि कभी कभी बाउंसर क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस को देख करके बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि वो ऑलमोस्ट सबके लिए सेम होते हैं, बट अगर आप पैनिक कर गए तो हो सकता है आप आगे के 2-3 क्वेश्चंस भी खराब कर दें, विच वी शुड नॉट बी डूइंग, है ना। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ के जाना, अशोकन इंस्क्रिप्शंस पढ़ के जाना। क्लास में भी अशोकन इंस्क्रिप्शंस आपको करवाए, वहाँ पे जो टर्म्स मेंशन थे उनके बारे में बताया। एंड आप देखेंगे कि जब हम मौर्यास का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको क्लास के अंदर कवर कर रहे थे, तब भी हमने प्रदेशिकाज, रजुकाज, युक्ताज इनको स्पेसिफिकली पढ़ा था। अब यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया है, काफ़ी माइक्रो लेवल पे जाके पूछ लिया है। हो सकता है आपको पता हो कि मौर्यन पीरियड में प्रदेशिकाज, रजुकाज एंड युक्ताज, दीज वर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, बट किस लेवल पे थे, सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या विलेज लेवल पे। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, सो जब हम मौर्याज का एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे थे, आप देख सकते हैं ये क्रैश का ही आपका स्क्रीनशॉट है, रैपिड में भी हमने इसको कवर किया है ना। सो प्रदेशिका या प्रदेशता जो है, ही वॉज दी हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। रजुकाज जो हैं वो प्रदेशता या प्रदेशिका को असिस्ट भी करते थे रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में। अपार्ट फ्रॉम दैट आप देखेंगे इनकी स्पेशल जुडिशियल ड्यूटीज होती थी, ये इमीडिएटली किसी को भी रिवॉर्ड कर सकते थे, पनिश कर सकते थे अगर कोई धर्म को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है अकॉर्डिंगली। ठीक है, सो आप देखेंगे प्रदेशिकाज, रजुकाज, स्थानिकाज, युक्ताज जो है सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर होते थे, जो डिस्ट्रिक्ट के बाकी ऑफिसर जो है उनको असिस्ट करते थे। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि ये आपका बेसिकली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिशियल्स जो हैं वो थे, एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका आंसर जो है वो बी हो जाता है। कमिंग टू दी 30th क्वेश्चन ऑफ सेट बी, यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिस्पेक्ट में वापस से क्वेश्चन पूछ लिया गया है। सो पहले नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम का क्वेश्चन पूछा, और फिर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिस्पेक्ट में 2 स्टेटमेंट्स देके आपसे पूछा है कि कौन कौन से जो स्टेटमेंट्स है या कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। और आप मानोगे नहीं, स्पेक्ट्रम के 2-3-4 जो पेजेस हैं या अपने क्लास के आगे पीछे 2-3 जो स्लाइड है वहीं से क्वेश्चंस हैं। सो एग्जामिनर बहुत बार ऐसा करता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ता है और वहीं से क्वेश्चन बना लेता है ना। सो इसीलिए कहते हैं कि एटलीस्ट जो बेसिक आपकी टेक्स्ट हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, उनको जरूर कवर करके जाइएगा, है ना। तो देखो यहाँ पे पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट को। द कांग्रेस डिक्लेयर्ड द अटेनमेंट ऑफ स्वराज बाय लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स
एज इट्स ऑब्जेक्टिव्स, विच इज करेक्ट, है ना. सो नागपुर सेशन जो है कांग्रेस का ऑफ 1920 विच वॉज प्रिसाइडेड बाय सी विजय राघवाचार्य, यहाँ पे कांग्रेस जो है उसने न केवल ऑर्गेनाइजेशनल ओवरहॉलिंग की, बल्कि इसी के साथ साथ में अपना गोल जो है कहा कि वो स्वराज है विद लेजिटिमेट एंड पीसफुल मीन्स. यानी कि यहाँ पे अगर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल तौर तरीकों को भी अपनाना पड़ा तो भी हम अपनाएंगे, बट हाँ हम स्वराज लेके रहेंगे. आपको याद होगा 1906 कलकत्ता सेशन में स्वराज को कांग्रेस ने अपना ऑफिशियल गोल डिक्लेयर कर दिया था. फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके स्पेक्ट्रम का स्क्रीनशॉट मैंने लगाया है. तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, एन इम्पॉर्टेंट चेंज वॉज मेड इन द कांग्रेस क्रीड. नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग द अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एज इट्स गोल, the Congress decided to have attainment of Swaraj through peaceful and legitimate means, thus committing itself to extra constitutional mass struggle. So बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट उठाया आपके स्पेक्ट्रम से, ये करेक्ट है. सेकेंड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की है. दरअसल आपको ध्यान होगा कि गांधी जी ने कहा था कि अगर आप बताए गए तौर तरीकों को फॉलो करते हो, सत्याग्रह की टेक्निक को फॉलो करते हो, तो स्वराज जो है वो विद इन 1 ईयर मिल जाएगा. ये गांधी जी ने कहा था फॉर श्योर, और स्पेक्ट्रम में भी इसको एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है. गांधी जी डिक्लेयर्ड दैट इफ द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम वाज इंप्लीमेंटेड कंप्लीटली, स्वराज विल बी अश्योर्ड इन विद इन अ ईयर. अब यहाँ पे जो बात ध्यान रखने लायक है वो क्या है, आप यहाँ पे देखेंगे इसमें क्या कहा गया है कि सिविल डिसोबीडियंस या नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ये जो नेक्स्ट स्टेज है ये हम तभी करेंगे अगर 1 साल के अंदर अंदर स्वराज नहीं मिलता. नो, दिस इज रॉन्ग. कहा गया था कि हम नॉन कोऑपरेशन से शुरू करेंगे एंड अगर हमारे पास नंबर्स हुए तो हम सिविल डिसोबीडियंस, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस की तरफ आगे बढ़ेंगे और इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हुए विद इन 1 ईयर हमें स्वराज मिल जाएगा. सो स्टेटमेंट सेकंड इनकरेक्ट है. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ए. इसीलिए कहते हैं जब भी आप पढ़ें बहुत ही ज्यादा फोकस करके पढ़ें, है ना. आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए क्योंकि एक बहुत छोटी सी बात जो है हो सकता है वो एग्जाम में आपका आंसर रॉन्ग करवा दे, है ना. सो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है. देखिए 1921 में ही द कांग्रेस गेव अ कॉल टू द लोकल कांग्रेस बॉडीज टू स्टार्ट सिविल डिसोबीडियंस if it was thought that the people were ready for it. Already a no tax movement was ongoing in Midnapur and Guntur against the Union Board taxes. तो ऑलरेडी 1 साल नहीं हुआ, उससे पहले ही ये प्रोग्राम शुरू करने की बातें हो रही थी, ठीक है. सो ए इज द आंसर. इसके बाद सेट बी का 91 क्वेश्चन जो है, इट वाज आल्सो फ्रॉम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री. सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन. ये जो स्टेटमेंट है ये गांधी जी ने कब दिया था ना. यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे हम कहते हैं कि चंपारण सत्याग्रह जो है ये गांधी जी का फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिया था, बट ये काफी ज्यादा लोकलाइज्ड था एंड लोकल इशू पर बेस्ड था. तो इसके बाद तो गांधी जी ये नहीं कहेंगे कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, है ना. लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, इससे पहले ही आप देखिए कि गांधी जी जो हैं उनका ऑलरेडी आप देखोगे कि 1922 में पोस्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड है ना सेडिशन पे ट्रायल चला था, ही वाज जेल्ड. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि आपका जो दांडी मार्च है उसके समय भी गांधी जी ने पब्लिकली ये बात कही थी कि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन, वही धर्म है अब. So इसीलिए they were violating the Salt Monopoly Act of 1882. So the correct answer for this particular question is B. Now यहाँ पे हो सकता है कि आप चंपारण सत्याग्रह के साथ नहीं जाते, आप क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ नहीं जाते, क्योंकि सेडिशन हैज बिकम माय रिलीजन ये बात जो है ये शायद गांधी जी या तो नॉन कोऑपरेशन के बाद कहते हैं, सिविल डिसोबीडियंस के समय या उसके बाद कहते हैं, है ना. एक हम गेस्ट ले सकते हैं बट ये काफी ज्यादा स्पेसिफिकली पूछ लिया है. तो आप देखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी. सो ये मार्च 1930 की बात है, मैं आपको यहाँ पर पढ़ा भी देती हूँ. तो यहाँ क्या लिखा है, ब्रिटिश रूल इन इंडिया हैज ब्रॉट अबाउट मोरल, मटेरियल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रुइनेशन ऑफ द ग्रेट कंट्री. I regard this rule as a curse.
आई एम आउट टू डिस्ट्रॉय दिस सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सेडिशन नाउ हैज बिकम माई रिलीजन। दैट इज लोगों को इस गवर्नमेंट के प्रति भड़काना अब ये मेरा रिलीजन हो गया है, क्योंकि केवल इस सरकार को डिस्ट्रॉय करके ही जो हमारी ग्रेट कंट्री का है ना रियूनेशन हुआ है, हम उससे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द आंसर इज बी। मैंने इसको मीडियम डिफिकल्टी लेवल में डाला है ना, सो मीडियम टू हाई डिफिकल्टी लेवल। थोड़ा सा डाइसी है टू डिसाइड कि सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन ये कब गांधी जी ने कहा होगा। नाउ 92 क्वेश्चन। आप देखोगे कि ये क्वेश्चन नंबर जो सेट बी से 92 है, यहाँ पे कहा गया है कि मोहनजोदड़ो से जो हमें डांसिंग गर्ल का फिगर मिला है वो किससे बना हुआ है। सो आपको बहुत अच्छे से पता है कि डांसिंग गर्ल का जो फिगर है इट वॉज मेड एज पर दी लॉस्ट वैक्स टेक्निक, या जिसको हम सायर पर्ड्यू टेक्निक के नाम से जानते हैं, जहाँ पे इनिशियली वैक्स जो है उससे मॉडल प्रिपेयर किया जाता था, और फिर आप देखोगे इस पर क्ले का लेयर अप्लाई किया जाता था, एंड देन जो हॉट मॉल्टन ब्रॉन्च है उसको इसके अंदर पोर किया जाता था, सॉलिडिफाई किया जाता था, एंड देन बाहर से जो क्ले लेयर है उसको रिमूव किया जाता था, एंड जो निटी ग्रिटीज है उन पे काम होता था। सो मोहनजोदड़ो से डांसिंग गर्ल जो है ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्कल्पचर का, एंड इंडिया में जो ब्रॉन्ज स्कल्पचर मेकिंग की आर्ट है उसका बेस्ट एविडेंस है, अर्लीस्ट एविडेंस है आई शुड से, है ना, अर्लीस्ट एविडेंस। और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कर सकते थे कि ये ब्रॉन्ज से बना हुआ है। सो इजी है ना। इस क्वेश्चन को देखते हैं। अगेन दिस इज वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। सो मॉडर्न हिस्ट्री से अगर हम बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 91 है, क्वेश्चन नंबर जो 93 है, ये काफ़ी ज़्यादा टफ रहे हैं, है ना। सो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद में जो लोग अरेस्ट हुए थे उनके लीगल डिफेंस में कौन कौन इंक्लूडेड थे। सी.आर. दास, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत मालवीय, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड ख्वाजा हसन निज़ामी, मोहम्मद अली जिन्ना। मैं मोहम्मद अली जिन्ना को आउटराइटली रिजेक्ट कर देती, क्योंकि आपको पता है कि नागपुर सेशन ऑफ 1920 में जब कांग्रेस ने कहा कि हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के वाया भी लेजिटिमेट एंड नॉन वायलेंट रास्ते पे चलते हुए स्वराज का जो गोल है उसे अटेन करके रहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सारे जो लिबरल लीडर्स थे कांग्रेस के, दे हैड लेफ्ट कांग्रेस, और उन्होंने इंडियन नेशनल लिबरल फ्रंट जो इसको फॉर्म किया था, जिसमें आपके सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वगैरह थे। और आप देखोगे इसी समय आपके जो एनी बेसेंट हैं, मोहम्मद अली जिन्ना हैं, दे हैड लेफ्ट कांग्रेस। सो मोहम्मद अली जिन्ना अभी मुस्लिम लीग के लिए काम कर रहे थे। ठीक है, तो इसको तो आप आउटराइटली रिजेक्ट कर सकते हैं। सैफुद्दीन किचलू की अगर हम बात करें तो ये खिलाफत इशू से जुड़े हुए हैं, सो शायद इनको भी हम आंसर मार्क नहीं करते हैं। अब यहां पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सी.आर. दास जो हैं वो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस से जुड़े हुए हैं, और आपको ध्यान होगा उन्होंने औरबिंदो घोष का जो केस है उसको लड़ा था, एंड सक्सेसफुली उनको रिलीज करवाने में भी काफी इंपॉर्टेंट, उनको सक्सेसफुली रिलीज भी करवा पाए थे, एक इंपॉर्टेंट रोल रहा था। बट क्या वो यहाँ पर भी लीगल डिफेंस की तरह काम कर रहे थे, लीगल काउंसिल की तरह काम कर रहे थे ऑफ दी पीपल अरेस्टेड इन दी चोरी चोरा इंसिडेंट, है ना। तो आप यहाँ जाकर के अटक जाएंगे। बट यस, जितने भी रिसोर्सेज से अभी पता चला है, द आंसर शुड बी बी, मदन मोहन मालवीय एंड कृष्णकांत मालवीय। ये लोग हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे। और आप देखिएगा कि यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जो हैं वो आउट ऑफ 156 इंडिविजुअल्स जो हैं उनको बेसिकली रिलीज करवाने में सक्सेसफुल रहे थे। ठीक है जी। 94th क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इनमें से किस इवेंट के बाद में गांधी जी जो हैं उन्होंने अनटचेबिलिटी को कंसिस्टेंटली अपोज किया था और उसके इरेडिकेशन की बात की थी इन ऑल द स्फीयर्स ऑफ लाइफ, और साथ ही साथ में उन्होंने जो हरिजन्स हैं उनके अपलिफ्टमेंट के लिए पॉलिटिकल एंड सोशल प्रोग्राम जो है उसको शुरू किया था। अब देखो गांधी इरविन पैक्ट है ना, जिसको हम दिल्ली पैक्ट कहते हैं, ऑफ मार्च 1931, ये जुड़ा हुआ था कि कांग्रेस जो है वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करेगी और यहाँ पर डोमिनियन स्टेटस की बातचीत होगी, ऑल दोज थिंग्स।
अरेस्ट ऑफ द कांग्रेस लीडरशिप एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, तब यहाँ पे स्पेसिफिकली गांधी जी हरिजन्स के बारे में बात नहीं कर सकते, माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन का था, है ना। प्रमलगेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935, यहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट अगर आपको ध्यान हो तो जो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उसके बाद में रामसे मैकडोनाल्ड जो उस टाइम पर ब्रिटिश पीएम थे, उनके द्वारा मैकडोनाल्ड अवार्ड या जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं, इसको अनाउंस किया गया था इन अगस्त 1932। और आप यहाँ पर क्या देखेंगे, जैसे कि हमने क्लास में भी अच्छे से आपको करवाया है, रैपिड रिविजन के अंदर भी अगर आप देखें तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पे मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और बॉम्बे में जो मराठाज हैं उनके अलावा जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनके लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था। तो गांधी जी कह रहे थे कि ऑलरेडी आप रिलीजन के नाम पे, क्लास के नाम पे डिवाइड कर रहे हैं लोगों को, अब कास्ट के नाम पे डिवाइड मत कीजिए। सो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और आप देखेंगे इसके बाद में सितंबर 1932 में आपका पूना पैक्ट होता है जिसको गांधी जी के बिहाफ पे मदन मोहन मालवीय ने साइन किया एंड दलित्स की तरफ से BR अंबेडकर जो है उन्होंने। और आप यहाँ देखेंगे जहाँ पे दलित्स के लिए जो सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड में अनाउंस किया गया था उसको दलित्स ने गिव अप किया, वहीं पे दलित्स के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स दे वर इंक्रीज फ्रॉम 71 to 147 एंड सेंट्रल लेजिस्लेचर में इनकी जो सीट्स हैं वो कर दी गई थी 18% ऑफ द टोटल, राइट। और इसी के बाद में गांधी जी जो हैं उन्होंने हरिजन न्यूज़पेपर जो है उसको शुरू किया था, हरिजन सेवक संघ जो है इसको स्टार्ट किया था एंड ही वॉज बेसिकली कैंपेनिंग फॉर outright eradication of untouchability in all the spheres and upliftment of the Dalits or the Harijans. So इसका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर जो है वो A हो जाएगा। आई गेस दिस इज क्वाइट ईजी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये PYQ से डिराइव्ड सवाल है। आप देखिए, अगर आपने PYQs का सेशन अटेंड किया था यूट्यूब पे या आप क्लास का हिस्सा रहे हैं तो आप देखेंगे 2019 में यूपीएससी ने एक ऐसा ही क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन कौन सी जो क्रॉप्स हैं उन्हें न्यू वर्ल्ड दैट वाज डिस्कवर्ड इन द 15th सेंचुरी से ओल्ड वर्ल्ड, द वर्ल्ड दैट वाज नोन टू अस प्रायर टू 15th सेंचुरी, प्रायर टू द डिस्कवरी ऑफ द अमेरिकाज, वहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था। और आपको अगर ध्यान हो तो इसका जो आंसर है वो टोबैको, कोको एंड रबर था। और जब मैं आपको PYQs का ये एनालिसिस करवा रही थी तो यहाँ पर देखिए आपके यूट्यूब के सेशन में ही मेंशन किया है कि किस तरीके से पाइनएप्पल, papaya were also some of the crops that the Portuguese introduced in case of India। और आप देखेंगे गुआवा जो है ये भी आपका ट्रॉपिकल अमेरिकन क्रॉप है एंड यस द पोर्चुगीज इंट्रोड्यूस्ड इट इन इंडिया इन 17th सेंचुरी। सो आप देखेंगे कि पपाया और पाइनएप्पल तो अगर आपने PYQs का एनालिसिस देखा तो भी आप कर सकते थे, हो सकता है गुआवा में जाके फंस जाते तो, है ना। नन तो आंसर फॉर श्योर नहीं हो सकता, ओनली वन नहीं हो सकता था। जिसने PYQ किया उसके लिए इजी है। अब क्या कॉल लें, ओनली 2 या ऑल ऑफ द 3, तो इसीलिए इसको मैंने मीडियम कैटेगरी में रखा है। बट आप देखेंगे यहाँ पे द आंसर इज ऑल ऑफ द 3 C। सो गुआवा भी जस्ट लाइक पपाया एंड पाइनएप्पल ट्रॉपिकल अमेरिकन फ्रूट है एंड इसको बाद में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इंक्लूडिंग इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। लास्ट क्वेश्चन, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है उसके फाउंडर कौन थे? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, राइट। आपको सबको पता है EV रामास्वामी नाइकर या जिनको हम पेरियार कहते हैं। और आपसे कहा भी था कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को अच्छे से पढ़ के जाना। इनफैक्ट मैंने तो कहा था काफ़ी डेप्थ में पढ़ के जाना और पढ़ाया भी था आपको, क्योंकि हमें याद है कि, है ना, 1925 में सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट शुरू किया गया था एंड लास्ट ईयर इसको 100 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं। तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना। एंड ओवरऑल यहाँ से हमारी लर्निंग्स क्या रही अगर इसकी मैं बात करूँ आपसे, तो एक, आप किसी भी सेक्शन को कम्प्लीटली नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। आपकी जो बेसिक NCERTs है, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स हैं या वहाँ से जो डिराइव्ड नोट्स हैं आपकी क्लासेस के, रीड दम वेरी केयरफुली। PYQs को इग्नोर नहीं कर सकते, क्वेश्चंस को बहुत ज़्यादा केयरफुली आपको पढ़ना होता है ना। स्पेशली जैसे आपने देखा कि स्वराज विल बी अश्योर्ड इन 1 ईयर, इफ नॉट देन वी विल गो फॉर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट विच वाज रॉन्ग, है ना। सो आपको यहाँ पे काफ़ी केयरफुल रहना होता है। तो जो बच्चे नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि प्लीज़ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, किसी भी पोर्शन को नेग्लेक्ट मत कीजिए, PYQs को नेग्लेक्ट मत कीजिए,
किसी भी सब्जेक्ट को कम्प्लीटली इग्नोर मत कीजिए। जो आपके मेंटोर्स, सीनियर्स, फैकल्टीज, टीचर्स बता रहे हैं, लिसन टू इट, है ना। देन ऑब्वियसली यू आर मेच्योर इनफ, यू कैन टेक अ कॉल। एंड जो लोग प्रीलिम्स दे के आए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आपका पेपर अच्छा हुआ है बहुत अच्छी बात है, बट अगर नहीं हुआ है डोंट बी डिसहार्टेंड। आई नो इट इज ईजियर सेड देन डन, है ना। हैव बिन थ्रू दिस साइकिल, सो आई कैन अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बट हाँ, फिर भी मैं यही कहूँगी कि ठीक है, आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, बट कट ऑफ के चक्कर में ज़्यादा मत रहिए। 1-2 दिन थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, एंड येस देन आफ्टर 2 to 3 days आप मेंस का प्रेपरेशन शुरू करेंगे। जो मेंस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस, सोशल इश्यूज, एथिक्स, एसे, ऑप्शनल, इन पर फोकस करना शुरू कीजिए। अगर आपका प्रीलिम्स क्रैक हो जाता है तो इट विल बेसिकली गिव यू एन एज इन दिस पर्टिकुलर मीन्स। एंड अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे ऐसा हो, बट अगर नहीं होता तो आप अगले साल के लिए ज़्यादा वेल प्रिपेयर्ड होंगे, ठीक है। सो इरेस्पेक्टिव ऑफ आपका पेपर कैसा हुआ, प्लीज स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द मीन्स। बाकी सब अच्छा होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।